Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So students, you all know हम psychoanalytical theory discuss कर रहे हैं और आज की वीडियो का टॉपिक है anxiety and its types by Sigmund Freud. So students, briefly I am going to tell which topics we have covered so far. We have discussed the life of Freud, instincts, the level of personality, the structure of personality, and today we are discussing anxiety, a threat to the ego, जिसमें हम types of anxiety को देखेंगे, and the next video is on defenses against anxiety, यानी defense mechanisms given by Sigmund Freud, and the last is psychosexual stages of personality. So आप इन वीडियोस को जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं ताकि आपको ओवरऑल अच्छे से साइकोएनालिटिकल अप्रोच के कॉन्सेप्ट समझ आ सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ। एंजाइटी अ थ्रेट टू द ईगो। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस की हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें एड ईगो और सुपर ईगो आते हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली ईगो की बात करें तो ईगो का हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इट इज़ अ रैशनल मास्टर, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन इट एंड सुपर ईगो, इट इज़ अ मीडिएटिंग फैक्टर जो कि मैनेज कर रहा होता है इट की डिमांड्स को भी और सुपर ईगो की कमांड्स को भी, अलॉन्ग विद फोकसिंग ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, और एक्सेप्टेबल वेज में हमारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ईगो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है, what happened when the demand of id, super ego and external world became too much for the ego to deal with? कि उस सिचुएशन में क्या होता है जब ईगो प्रॉपरली इन तीनों की डिमांड्स को मीट नहीं कर सकती और नीड्स की फुलफिलमेंट पर काम नहीं कर सकती। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, इस सिचुएशन में हम एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं जो कि एक साइन होता है कि अपकमिंग डेंजर आ रहा है। उससे पहले पहले ईगो जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेकर नीड की फुलफिलमेंट पर काम करे। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एंजाइटी जो है सिम्टोमेटिक एक्सप्रेशन होता है हमारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स का। जब एक पर्सन जो है सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स को, इम्पल्सेस को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत डिस्टर्बिंग होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग होती हैं। इसके साथ साथ फ्रॉइड ने कहा है एंजाइटी बेसिकली एक थ्रेट देती है इंडिविजुअल की ईगो को कि वो प्रॉपरली मेजर्स ले, एडुकेट मेजर्स ले और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे ताकि मज़ीद प्रॉब्लम से बचा जा सके। सो अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंजाइटी। नंबर 1 इज़ रियलिटी एंजाइटी, जिसको ऑब्जेक्टिव एंजाइटी भी कहा जा सकता है। नंबर 2 न्यूरोटिक एंजाइटी। नंबर 3 मॉरल एंजाइटी या फिर मोरालिटी एंजाइटी, और इसको सुपर ईगो एंजाइटी भी कहा जा सकता है। सो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है रियलिटी एंजाइटी या फिर ऑब्जेक्टिव एंजाइटी। ऐसी एंजाइटी जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर सिचुएशन से हो और वो जस्टिफाइबल हो, वो रियलिटी एंजाइटी कहलाएगी। यानी हमारे वो जस्टिफाइबल फियर्स किसी भी सिचुएशन से जो कि वाकई में ही हमें थ्रेटन कर सकते हैं, वाकई में हमें हार्म कर सकते हैं, वो रियलिटी एंजाइटी के अंडर आएंगे। और इसमें जैसे लेट्स अज्यूम फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ अर्थक्वेक, फियर ऑफ ह्यूरिकेन्स एंड एनी सिमिलर डिजास्टर। यहाँ पर फियर जो है वो जस्टिफाइबल है और जो ऑब्जेक्ट है वो वाकई ही थ्रेटनिंग है, वाकई हमें डेंजर में ला सकता है। तो इस तरह की एंजाइटी को ऑब्जेक्टिव एंजाइटी कहेंगे या फिर रियलिटी एंजाइटी कहेंगे। फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ये रियलिटी हमें हेल्प करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में और हम अपने बिहेवियर को गाइड करने में, ताकि हम टाइमली अपने आप को उस डेंजर से बचा सकें। अगर ये एंजाइटी हमारे अंदर मौजूद नहीं होगी तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। सो ये इननेट होती है कि हम अपने आप को पेन से बचाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, यही फियर, यही एंजाइटी एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो है वो मैच बॉक्स को नहीं जलाता बिकॉज ही हैज़ अ फियर कि अगर मैं जलाऊंगा तो घर में आग लग जाएगी। अब ये जो है नॉर्मेलिटी से बियॉन्ड जा रहा है, नॉर्मेलिटी से आगे जा रहा है। इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह के फियर्स जब एक्सट्रीम पे जाते हैं तो वो फोबियाज बन जाते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज को पढ़ा है साइकोलॉजी में, जो कि अब जो है वो फोबियाज के नाम से
इवन दे आर मेंशन इन द DSM. रियलिटी एंजाइटी अगर हम सिंपली देखें, तमाम ऐसे खौफ या फियर जो कि रियल होंगे और पॉसिबल टेंजिबल डेंजर्स होंगे हमारे लिए आउटसाइड द वर्ल्ड या हमारी सराउंडिंग्स में, वो रियलिटी एंजाइटी के अंडर आएंगे. द नेक्स्ट इज न्यूरोटिक एंजाइटी. न्यूरोटिक एंजाइटी बेसिकली अनकॉन्शियस एंजाइटी होती है. इसमें एक चाइल्ड को फियर होता है कि अगर वो अपनी इंस्टिंक्ट्स की नीड्स को सबके सामने लाएगा तो उसे पनिश किया जाएगा. और इसके साथ साथ फ्रॉइड ने कहा है कि ये इसकी बेसिस जो है, न्यूरोटिक एंजाइटी की बेसिस चाइल्डहुड में है, यानी चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है. और ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इंस्टिंक्चुअल ग्रेटिफिकेशन एंड रियलिटी, यानी इंस्टिंक्ट्स की डिमांड की फुलफिलमेंट नहीं हो सकती और रियलिटी जो है वो कुछ और कह रही होती है. तो इस सिचुएशन में एंजाइटी क्रिएट होती है, जिससे फ्रॉइड ने न्यूरोटिक एंजाइटी का नाम दिया है. For example, children are sometimes punished on expressing the sexual and aggressive behaviors. तो इस सिचुएशन में उन्हें पता है कि अगर हमने aggressive behavior ज़्यादा शो किया या अपनी डिज़ायर्स पर या बायोलॉजिकल नीड्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया या फिर उनको ओवरली फुलफिल करने की कोशिश की, तो हमें पनिश किया जा सकता है. सो therefore the wish to gratify id impulses generate anxiety, यानी इड जो है वो चाह रही होती है कि मेरी impulses को immediate gratification चाहिए, लेकिन reality उस वक्त उस तरह की circumstances उसके लिए नहीं create कर रही होती, जिसकी वजह से anxiety generate होती है. So simply we can say that neurotic anxiety is unconscious fear of being punished on showing id dominant behavior. कि एक बच्चा जो है हमेशा से डर रहा होता है कि मैं अगर इट डोमिनेंट बिहेवियर शो करूँगा तो मुझे पनिश किया जाएगा. इसमें एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो फोकस करते हैं अपनी बायोलॉजिकल नीड्स पर ज़्यादा, और इन फ्रंट ऑफ गेस्ट इफ़ अ किड इज़ आस्किंग फॉर मोर फूड, कि मैं हर चीज़ जो है वो टेबल से लेके खा लूँ. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, id is basically focusing on the gratification of biological need, that is to take more food. ठीक है, और यहाँ पे ये नीड की फुलफिलमेंट पॉसिबल नहीं है. एट दैट सिचुएशन रियलिटी कुछ कह रही है एंड इट की डिमांड्स कुछ हैं, तो एक चाइल्ड जो है वो न्यूरोटिक एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकता है. न्यूरोटिक एंजाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इड एंड ईगो. द लास्ट वन इज मॉरल एंजाइटी, जिसे हम मोरालिटी एंजाइटी भी कह सकते हैं और सुपर ईगो एंजाइटी भी कह सकते हैं. क्या है मॉरल एंजाइटी? इट इज़ बेसिकली अ फियर ऑफ नेगेटिव सेल्फ इवेल्युएशन फ्रॉम द कंसाइंस और फ्रॉम द सुपर ईगो. यानी एक पर्सन जो है वो डर रहा होता है कि मैं कोई ऐसा काम ना परफॉर्म करूं जिससे मेरा कंसाइंस जो है वो मुझे नेगेटिवली इवेल्युएट करे, यानी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करे. और जब एक पर्सन सोच भी रहा होता है कि कोई ऐसा काम करे जो कि मॉरल वैल्यूज से हट कर है, जैसे झूठ बोलना, टू स्टील एनीथिंग ऑफ समवन, इसके साथ साथ किसी को डॉज करना, धोखा देना, इस तरह की सिचुएशन में अगर पर्सन सोचता भी है कि मैं ऐसा काम करूँगा, तब भी वो मॉरल एंजाइटी एक्सपीरियंस कर सकता है. और बहुत से लोग जब कोई बुरा काम करते हैं तो लेटर ऑन उन्हें एज अ गिल्ट एंजाइटी फील हो रही होती है कि उन्हें पछतावा हो रहा होता है उन्होंने ये काम क्यों परफॉर्म किया. क्योंकि हमने डिस्कस किया था 4 to 5 ईयर्स के दरमियान मॉरल एंजाइटी 4 to 5 ईयर्स के दौरान ही एक इंसान की सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो जाती है. यानी सुपर ईगो पे पेरेंट्स जो हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं. वो बताते हैं कि मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. वो रिलीजन से रिलेट करके आपको बहुत सी चीज़ें सिखा रहे होते हैं. तो क्योंकि उनके माइंड में ये सब चीज़ें होती हैं कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, तो इस सिचुएशन में जब सुपर ईगो की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही होती, आप सुपर ईगो की कमांड्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हो, आप एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हो. फ्रॉइड ने कहा है कि पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग इनहिबिटिंग कंसाइंस विल एक्सपीरियंस मोर एंजाइटी, कि एक पर्सन जिसकी कंसाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके मॉरल वैल्यूज़ के बारे में उसको सब पता है और वो उनको फॉलो भी करता है, लेकिन वो एट टाइम कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि अगेंस्ट होती है मॉरल वैल्यूज़ के, वो ज़्यादा एंजाइटी एक्सपीरियंस करेगा एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो कि इतना ज़्यादा मॉरल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, क्योंकि पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा
मॉरल वैल्यूज़ पे काम नहीं किया होता. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स जो हमें मॉरल वैल्यूज़ और कोड ऑफ कंडक्ट और बिहेवियर से रिलेटेड हमें सिखा रहे होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ईगो और सुपर ईगो के दरमियान होता है. मॉरल एंजाइटी तभी होती है जब सुपर ईगो और ईगो के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है. अच्छा, moral anxiety has reality basis and children are punished on violating parents moral codes. अब प्रॉपरली जब एक बच्चा फॉलो नहीं करेगा मॉरल वैल्यूज़ को, मॉरल कोड्स को, तो वो पेरेंट्स पनिशमेंट उनको देंगे. जैसे एक बच्चा झूठ बोलता है विदाउट परमिशन, अगर वो कोई चीज़ लेता है किसी से या कोई चीज़ उठाता है, स्टील करता है, इसी तरह से जो बहुत मिनिमम लेवल पे एक बच्चे को जब प्रॉपरली ग्रूम किया जा रहा होता है, उसे सिखा रहा होता है गुड एंड बैड के बारे में, राइट एंड रॉन्ग के बारे में, तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही मिनिमम लेवल की पनिशमेंट जो हैं वो रखते हैं ताकि बच्चा लर्न कर सके मॉरल वैल्यूज़ के बारे में. और अगर अडल्ट की बात करें तो अडल्ट जब कोई भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट या सोसाइटल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो सोसाइटी उसे पनिश करती है. इस सिचुएशन में क्या होता है, शेम एंड फीलिंग ऑफ गिल्ट अराइजेस. इस सिचुएशन में फीलिंग ऑफ गिल्ट और शेम जो है वो हम एक्सपीरियंस करता है एक पर्सन, और जिसकी वजह से वो एंजाइटी एक्सपीरियंस करता है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द मॉरल एंजाइटी. अच्छा, हम टॉपिक को अब कंक्लूड करते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, एंजाइटी जो है एज अ वार्निंग हमारे सामने आती है, जो कि पर्सन को बार बार रिमाइंड करा रही होती है दैट देयर इज समथिंग मिसिंग इन द पर्सनैलिटी, जिस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंजाइटी हमारे अंदर टेंशन इंड्यूस करती है और वो टेंशन हमारे सामने ड्राइव की फॉर्म में आती है, जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि टेंशन को रिड्यूस किया जा सके. और एंजाइटी हमें बताती है कि हमें सर्टन एक्शंस जो हैं परफॉर्म करने हैं, सर्टन प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे ताकि ईगो को बचाया जा सके, ईगो को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको डिस्ट्रॉय होने से, ओवरथ्रोन होने से बचाया जा सके. और ईगो किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, देयर आर नंबर ऑफ वेज, जिसमें स्केप समटाइम्स होता है कि पर्सन सिचुएशन से ही स्केप कर लेता है, या फिर ईगो समटाइम्स इट की इम्पल्सिस को फुलफिल करने में लग जाती है और सम टाइम्स सुपर ईगो की डिक्टेट्स को ओबे करना शुरू कर देती है. लेकिन अगर ये तीनों सिचुएशन ईगो के अंडर कंट्रोल नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, ये टेक्निक्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो एक पर्सन मूव कर जाता है टूवर्ड्स यूजिंग द डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि अनकॉन्शियसली होता है. और डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, दीज आर द नॉन रैशनल वेज डिजाइन टू डिफेंड द ईगो. और इस तरह से अगर पर्सन एक्सेसिवली डिफेंस मैकेनिज्म्स यूटिलाइज करेगा, ऑब्वियसली वो नॉर्मेलिटी से भी हट जाएगा. लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को और इट की इम्पल्सिस को अच्छी तरह से जब मीट नहीं कर सक रहे होते हो, तो ईगो जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म्स को यूटिलाइज करती है ताकि अपने आप को कुछ हद तक बचा सके. So that's all from the today's topic. Thank you students for watching this video, and the next video topic is defenses against anxiety, defense mechanisms by Sigmund Freud. And if you want to get more grip over the psychoanalytical approach, we have to watch the whole series. जिसके लिए आप चैनल टाइमली सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. आई हैव सीन कि सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है, व्यूअर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे. सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से मिलती रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.